नमस्कार, स्वागत है आपके चाँदपुर की चंदा उपन्यास के अध्ययन के सफ़र में। तो शुरू करते हैं अध्याय 5। उत्तर टोले के इस आखिरी कोने से सरयू नदी साफ-साफ दिखना शुरू हो जाती है। यहीं एक नीम का भारी पेड़ खड़ा है। पेड़ पर घोंसला लगाए चिड़ै चंगुर रोज़ न जाने किस देश से आते जाते हैं, लेकिन चाँदपुर के लोग इस घर में या तो बरह ब्याह तर त्योहार में आते या कभी कभार दही मट्ठा जोरन मांगने आते हैं। बाकी दिनों में गांव का ये आखिरी घर दिन दुनिया से बेखबर गलती से उगे किसी पेड़ जैसा हिलता रहता है। घर का दरवाज़ा सामने बह रही सरयू नदी की तरफ खुलता है, जिसे दुआर कहा जाता है। दुआर पर बरामदा नहीं बना है, बल्कि बांस, पतलों और लकड़ी से तैयार हुई एक मड़ई खड़ी है, जिसमें खटिया, चौकी, मच्छरदानी, साइकिल, टॉर्च, रेडियो रखने भर की जगह है। गांव वाले इसे उत्तम यादों की पलानी कहते हैं। पलानी के बगल में ही बसवारी है, वही बगल में खांची, फावड़ा, खुरपी, हल, जुआट रखने वाला माटी का घर है, जिसको डिस्को नामक विदेशी घास ने जकड़ रखा है। कहते हैं बाढ़ इस घर को सबसे पहले छूती है, जाड़ा इस घर को सबसे पहले लगता है, और जब जेठ बैसाख के दिनों में समूचा चाँदपुर जलने लगता है, तब आदमी तो दूर, गर्मी के मारे इस घर के आगे खूंटे में बंधी गाय भी पगार तोड़ देती है। हाँ, घर के नाम पर अभी ईंट का एक कमरा ही बन पाया है, जिसकी छत पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी लगी है। आंगन बड़ा है, जिसकी पूर्वी हिस्से में सोने और पश्चिमी हिस्से में खाना बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया हवा बता रही है कि 2 दिन बाद बसंत पंचमी है। सांझ का धुंधलापन गहरा गया है। ठंड, अंधेरा और कोहरा तीनों कहीं आसमान में मिलकर एक साथ बढ़े आ रहे हैं। अचानक आंगन में जोर का धुआं उठता है। पश्चिम वाली मड़ई में जल रही लालटेन की लौ मध्यम हो जाती है। द्वार पर नीम के पेड़ के नीचे दूही जा रही गाय के पैर से छान खोल दिया जाता है। पलानी में खटिया पर रखी रेडियो की आवाज़ आती है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं हरी संधू। तभी आंगन से चिल्लाने की आवाज़ आती है। पिंकिया, पिंकिया रे, मर गई का रे? हाँ चाची। धुआं काहे हो रहा रे हरामी? एक बार में सुनाई नहीं देता? लकड़ी नहीं जल रही चाची। कैसे जलेगी? दिमाग तो मनोजवा बो की टीवी में घुसा रहता है। सोनुआ बिना खाए सो गया तो बताएंगे हरजाई। इस गाली के बाद पिंकी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मानो उसने सुना ही न हो। लेकिन उसने मन में आज डर हो गया। कैसे कहे कि मनोज वो भौजी ने चिट्ठी लिखवाने के लिए बुलवाया था। जरा सी बैठ गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया। लेकिन हाय रे चाची, तुमने सौती का खीस कठौती पर निकालने का फैसला कर ही लिया है, तो तुम्हारे जहर बूझे तीर तो सहने ही पड़ेंगे। चाची के चिल्लाने की आवाज़ बढ़ गई। दिन भर मनोजवा बो के घर जाकर सनीमा देखो। धूप हुआ तो समझ में नहीं आया कि लकड़ी को घाम दिखा दे, छिनार कहीं की। पिंकी खामोश होकर चूल्हे को फूंकने लगी। चाची ने उसी लय में पिंकी की बहन पूनम को पुकारा। ए पूनम। हाँ चाची। क्या घेर कर वहाँ दिन रात बैठी रहती हो? जाकर जल्दी से चोखा बनाओ। सोनुआ बिन खाए सो जाएगा तो चाम खींच लेंगे हम उस हरजाई का। दिन भर उस अगल गलगौनी के घर डिस्को डांस देखेगी, लेकिन एक चूल्हा नहीं जल रहा इससे। सामने वाली मड़ई में बीमार दादी को तेल लगा रही पूनम ने तेल की कटोरी रख कर कहा। हाँ चाची, बस अभी बना रहे हैं। और सोनू? हाँ चाची। चोखा में तेल मिर्चा कम डालना। एक पाव सरसों का 1 हफ्ता भी नहीं जा रहा इस घर में। बाप ने सरसों नहीं बोया है। हाँ चाची। चाची का भिनभिनाना बंद नहीं हो रहा था, मानो किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। थोड़ी देर रुक कर फिर बोली। इस गोर चिमनी को तो ससुरा वाले सुबह भगाएंगे। हाय, इस बात पर खाना बना रही पिंकी और दादी को तेल लगा रही पूनम कांप गईं। आंगन में एक तरफा युद्ध की मुर्दा शांति छा गई, मानो सबने सांस लेना भी बंद कर दिया हो। अचानक खूंटे पर बंधी गाय ने बोलना शुरू कर दिया। इधर पिंकी कभी धुएं से पनियाई आंखों को दुपट्टे से पोंछते हुए एक हाथ से चूल्हा फूंकती तो कभी दूसरे हाथ से रोटी पलटती और सोचती जाती कि खूंटे में बंधी गाय अपनी मर्जी से बोल सकती है, लेकिन इस घर में आटे की लोई में आंसू की एक बूंद कब गिरी उसे समझ नहीं आया। धूप न होने के कारण लकड़ी
सूख नहीं पाए थे। मिट्टी तेल जब तक छिड़का जाता तब तक जलती, लकड़ी जलती फिर बुझ जाती, लेकिन एक तो सरसों तेल के लिए इतना ताना सुनना पड़ रहा है, कल से मिट्टी तेल के लिए कौन सुनेगा। ये सब सोचकर पिंकी का जी जल जाता, लेकिन अफसोस कि उसने चूल्हा नहीं जल सकता। बस गनीमत यही है कि जी जलने की खबर आंगन से बाहर आज तक नहीं गई, वरना बाप ने सरसों नहीं बोया, लड़के वाले भगा भगा देंगे। ये बात सुनने की नहीं, पलट कर जवाब देने की है। लेकिन शहर की दीवारों के कान होते होंगे, गांव की भाठी के ढेले के भी कान होते हैं। कल से टोले मोहल्ले में कौन सुनेगा कि बाप के मरते ही 4 दिन की बिटिया माँ जैसी चाची से जबान लड़ा रही है, बेचाल हो गई है, आवारा हो गई है। बस यही मर्यादा, यही लाज कभी पिंकी को चुप करा देती तो कभी उसकी बहन पूनम को, और भला क्यों न करा दे। कहते हैं पिंकी जब 4 साल की थी तभी कलकत्ते से एक सुबह फ़ोन आया कि उसके बाप उत्तम चौधरी को ट्रक ने धक्का मार दिया। वो दुनिया में नहीं रहे। समूचा चाँदपुर दहल उठा, परिवार पर मानो वज्रपात हो गया। आदमी तो आदमी, दरवाजे पर बंधे पशु तक रोने लगे। बाप रे! एक अकेले कमाने वाला उत्तम और 2-2 बेटी, गाय गोरू खेत देखने वाला बेरोजगार भाई उमेश, क्या होगा इस घर का। इस सदमे में परिवार अभी उठ भी नहीं पाया था कि गर्मी की एक रात पिंकी की माँ छत से गिर गई, और ऐसे गिरी कि आज तक खटिया से न उठ सकी, न ही कुछ बोल सकी। लेकिन काली माई डी बाबा की बलिहारी कहते हैं कि दुख में भी आशा की एक ज्योत भी जलती है, जिससे आदमी जीने का जरूरी ईंधन पैदा कर लेता है। घर में पिंकी की दादी है, नाम है किसनावती देवी। गोरा मुखड़ा, आंखों पर चश्मा, सफ़ेद साड़ी, मुंह में बीड़ी और फुर्ती ऐसी कि पूरा चांदपुर कहता है कि किसनौती औरत नहीं मर्द है रे मर्द। सहतवार थाने के दरोगा बलराम सिंहवा को इसी चांदपुर में पानी पिला दिया था किसनावती ने। इस किसनावती की देन है कि इस घर में तूफान आए, सूखा पड़े या फिर हर साल बाढ़ में घर उजाड़ना पड़े। किसनावती बीड़ी पीकर अपने पोपले मुंह से झट झट से कहती है, दैबा हो दैबा, हमारे ब्याह के साल तो इतनी बाढ़ आई कि गांव के 40 जानवर और 17 आदमी मरे थे। सांझे सियारिन फेंकती थी, हाहाकार मचा था, हाहाकार। एक लाश घाटे जाती कि दूसरी एक घंटा घड़ियाल बजने लगता था। बस इतनी सी बाढ़ देखकर रोने लगे तुम लोग। उनके इस कहन में जिजीविषा की एक सुवास थी, जिसमें सरजू जी के पानी की तरह ओज था। वरना बड़े बेटे की मौत के बाद किसनावती ने हिम्मत के साथ पतों और 2 नातिन को संभाला नहीं होता। छोटे बेटे उमेश को शहर कमाने नहीं भेजा होता, पिंकी की बड़ी बहन पूनम को इंटर कराकर शादी नहीं करा दिया होता, तो आज हादसे की बाढ़ में डूबा ये घर जिंदगी की राह में रेंग नहीं रहा होता। लेकिन किसनावती की उम्र बढ़ती गई। एक तरफ बिस्तर पर बड़ी बीमार विधवा बहू, तो दूसरी तरफ छोटी सी पिंकी और पूनम, ऊपर से घर बाहर का इतना काम। कुछ ही दिन बाद टोले मोहल्ले के लोगों ने उलाहना देना शुरू किया, ई किसनौती कब तक गोबर पात कर हार ठिठावेगी। पहले पतो उतारो पतो, उमेश का ब्याह करो, तुमको आराम मिलेगा। ये बात किसनावती के समझ में आ गई। एक हफ्ते बाद किसनावती ने छोटे बेटे उमेश की शादी पास के ही गांव बलिहार में तय कर दिया। शादी के दिन सहतवार के चैनराम बाबा मंदिर के, रामगढ़ की टिकरी, बंटी बलिया के मीना बाजार से किसनावती ने छोटकी पतोह के लिए बक्सा खरीदा। फजलुआ की बैंड पार्टी का नचनिया ऐसा लहरदार नाचा कि सहतवार के बड़का बाऊ साहब पप्पू सिंह ने भी नरभसा हो गए। और अगले दिन डोली में बैठकर उमेश की मेहरारू चांदपुर आ गई। नाम था मैना देवी। छुरी जैसी आंखें, वैसे ही नाक और वैसे ही जबान। चाल में तेजी ऐसी कि आज शादी के 6 साल बाद भी समूचा चांदपुर कहता है अलबत मेहरारू पाया है उमेशवा, नागिन फेल है नागिन। लेकिन किसनावती के आगे किसी नाग नागिन की एक न चली। मैना देवी के आते ही किसनावती ने झट से समझाया, देख मैना, तोर जेठानी बीमार है और ई लक्ष्मी पार्वती जैसन 2 बेटी हैं। कौनो दिक्कत हुआ तो खाल खींच लेंगे हम तुम्हार। बाप रे! बलिहार में हल्ला हो गया कि मैनवा की सास तो उससे भी बड़की खिलाड़ी मिली है, सास भी नहीं लेने देती उसको। कुछ साल बीते, मौत, दुर्घटना और शादी के बाद धीरे धीरे इस घर में खुशियों के पर लगने शुरू हो गए। काली माई डी बाबा की कृपा से सब कुछ
ठीक चल रहा था। नून तेल लकड़ी की कोई कमी न थी। देवता पितर की कृपा हुई। जनवरी में उमेश को बेटा हुआ। कृष्णावती मारे खुशी के नाचने लगी। घर में लाउड स्पीकर लगा। पिंकी ने ढोलक बजाकर गाया, कहवा में राम जी जन्म लिहन हो, कहवा कन्हैया जन्मे हो। समचा चाँदपुर जान गया कि कृष्णावती की नातिन कोयलर का गला पाई है। कोयलर का छठिहार के दिन लौंडा नाच हुआ। फजलुआ को कृष्णावती ने पैर से छागल और 51 किलो गेहूँ दिया। रे फजलू खूब नचाओ अपने नचनिया को। जय हो बिरगू बाबा, जय हो बलेश्वर बाबा। अनहरिया में पड़े चाँदपुर के इस कोन को उजरिया में भर दिया। हमरे उत्तिम बाबू फिर हमारी गोदी में आ गए। हे गंगा माई, कार्तिक में जोड़ा चुनरी और पीठा चढ़ाएंगे। देखते ही देखते चाँदपुर के इस सूने कोने में 4 चाँद लग गए। पूनम पिंकी की आंखों से रक्षाबंधन को निकलने वाले आंसू थम गए और दोनों बहनों ने चचेरे भाई का नाम रख दिया सोनुआ। सोनुआ 4 साल का हुआ कि ईश्वर इस घर की रौनक बर्दाश्त न कर सका। एक रात पेशाब करने गई कृष्णावती को लकवा मार गया। उत्तर टोले में हुआ हल्ला, जल्दी जल्दी सुखारी डॉक्टर को बुलाओ रे। कृष्णाउत आजी को हवा मार दिया, अब बहुत दिन बचेगी नहीं। सुखारी डॉक्टर ने बलिया भेज दिया। दोपहर तक बलिया सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उमेश को जवाब दे दिया, ले जाइए दवाई खिलाइए, उम्र 80 साल के ऊपर हो रहा है, अब केवल भगवान भगवान करिए, ऊपर वाले ही रक्षा करेंगे। इतना ही सुनते ही दिन भर गाय भैंस खेत और मजदूरी में उलझे रहने वाले उमेश जमीन पर बैठ गए। पिंकी की माँ अपने खटिया के बगल में लेटी सास खटिया देखने की हिम्मत न कर सकी। पिंकी और पूनम को तो समझ में नहीं आया कि अब माँ को पकड़कर रोएं या दादी को। ई का किए बाबा चैन राम, कौन पाप किए हम लोग। कृष्णावती औरत नहीं देवी थी। देवी यही तो थी कि जिंदगी के धूप में घड़ी भर चैन मिलता था। आज आप उन्हें भी खटिया पर बैठा दिए। कहते हैं इस घटना के ठीक 20 दिन बाद घर की चाबी की रिंग बदल गई। मालकिन बन गई मैना देवी। उस चाबी से घर के खाली बक्से और तिजोरी तो खुल गए, लेकिन बंद हो गया पिंकी के भीतर उत्साह, मासूमियत, उम्मीद का वो ताला जो कृष्णावती के ठीक रहने से खुला रहता था। आजकल पिंकी हो या पूनम या उमेश, सब कम बोलते हैं। विधवा माँ ने बोलना उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन वो छत से गिर गई थी। न जाने कौन सी ग्रह दशा चल रही है कि आज इस घर में हंसी की आवाज़ गूंजे जमाने हो गए। आजकल पिंकी खाना बनाती है, सोनू को स्कूल ले जाती है, ले आती है, घर का सारा काम करने के बाद पढ़ाई भी कर लेती है। उससे ज़रा सी फुर्सत मिलते ही बगल वाले मनोज वो भौजी कोई चिट्ठी लिखाती है, कोई स्वेटर का नया डिजाइन सिखाती है। रामकिशन वो आजी का अचार लगा आती है। उनकी मझलो पतो गुड्डुआ वो का आईब्रो बना देती है। टोले में शादी विवाह हो तो ढोलक बजाकर गीत भी गा आती है, लेकिन घर आने पर हरजाई हो गई, छिनार हो गई। सिनेमा देखेगी, गीत गाएगी। पिंकी सांस नहीं लेती। वो देखती है एक तरफ बीमार माँ, मरड़ासन दादी और इन दोनों की सेवा करती बेवा जैसी बहन पूनम। उसे याद आती है पूनम की शादी की। गांव भर के लड़कियों और रिश्तेदारों को मेहंदी लगाकर थक गए। उसके हाथों ने ढोलक बजाकर जब गाया, सावन मासे समधी काहे न आयो जी, सावन मासे समधी, तब पूनम के ससुर उधारी यादों ही नहीं, समूचा अचलगढ़ गांव के बाराती वाह वाह करने लगे। हाँ तो दुल्हनिया के छोटकी बहनियाँ गजब गाती हैं, लेकिन आज गीत मंगल तो दूर, पूनम का चेहरा देखने की हिम्मत पिंकी में नहीं बची है। शादी के 1 महीने बाद ही बड़की दयादिन रोज पूनम से लड़ने लगी। एक साड़ी में फाल लगाने तक नहीं आता रे इसको, ननद रोज लड़ती रे, करियठी मुंह बंद रख अपना। और एक दिन तो सास ने यह तक कह दिया, कंगाल की बेटी न जाने नैहर से का सीख कर आई है, दाल भात तक नहीं बनता इससे। पूनम की आंखें से तो अश्रुधारा छूट गई। उस दिन जहर न मिला कि खाकर हमेशा के लिए सो जाए। रात भर नींद नहीं आई। रात भर उसके पति, ससुर, भसुर, ननद, दयादिन न जाने क्या क्या बतियाते रहे। पूनम अगले दिन जैसे ही जगी, ननद ने झट से फरमान सुना दिया, सुनो, पंडित जी ने शायद निकाल लिया है, चाचा को बुलाकर चाँदपुर चली जाओ और सोना की सिकड़ी और एक भैंस 40,000
बाकी लेकर आना, तभी इस घर में पैर रखना, नहीं तो वहीं सरजू जी में डूब कर मर जाना। पूनम का दिल धक से बैठ गया। जैसे तैसे उसने सुखारी डॉक्टर के पीसीओ पर फ़ोन करवाया। 2 दिन बाद चाचा उमेश गांव के कई लोगों को लेकर पूनम के गांव अचलगढ़ गए और ससुर उधारी यादव के पैर पर पगड़ी रखकर गिर पड़े। उठा लीजिए, गरीब की बेटी को दहेज देने में कहाँ कमी की है। 51,000 नगद दिया। अपने घर में भले एक बल्ब ना हो, लेकिन आपको टीवी पंखा सब दिया। अब औकात नहीं आपको कुछ दे सके। गांव के झाझा बाबा ने खूब समझाया। काहे नहीं मानते हो चौधरी, अब ये तुम्हारी बेटी है। घर में बीमार माँ, बीमार भौजाई है, एक लड़की अब जवान हो रही है। उमेश पर ऐसा जुल्म मत करो। लेकिन कोई नहीं सुना। बिहान हुआ, पूनम चाँद पुराई। किस्नावती की आंखों से तो आंसू रुक नहीं रहे थे। पिंकी दीदी दीदी कहकर गिर गई। का हाल बना दिए सब हमारी सिया सुकुमारी का। आज पूनम को चाँद पुराए 2 साल बीत रहे हैं। आज तक सास ससुर दूल्हे ने पूनम की खबर तक नहीं ली। अब तो टोले में सब बतियाते हैं कि पूनमी का भत्ता दूसर मेहर रख लिया है। ये सब सुनकर उमेश का चेहरा उतर जाता। उमेश उदास रहते हैं, बहुत उदास। अभी घड़ी 9 बजाने को है। इस जाड़े पाले के दिन में चांदपुर 8 बजे ही खा पीकर सो जाता है, लेकिन उमेश पौने 9 बजे का समाचार सुनकर ही भोजन करते हैं। उमेश के लिए 4 रोटी, आलू का चोखा, 1 कटोरा दूध, 1 लोटा पानी लेकर पिंकी द्वार पर आ गई। ए चाचा, हाँ खाना रख दें? ओढ़े हुए साल को ठीक करके पिंकी ने कहा। ए चाचा, हाँ। उस स्कूल में मनोहर सर जी कह रहे थे कि 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है। हाँ, तब काका और विद्या का गाइड लेना है। कुछ पैसा दे देते। केवल पैसा सुनते ही आंगन से बर्तन भड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई शिकारी तर्कस में तीर लगाए पहले से तैयार बैठा हो। रे हरजाई, चुपचाप जाके पानी गर्म कर। एक जानी तो इंटर करके कलेक्टर बैठी है ना, कि कोई पूछ नहीं रहा। तुम अब बड़का एसपी बनोगी। पिंकी का छलनी हृदय टूटकर गिरने लगा। चेहरा रुआसा होकर सिकुड़ गया। कंधे से बार बार फिसल रही साल को सीधा किया और सर झुकाए घर में आ गई। चूल्हे पर पानी रखा और सोचने लगी, बाप रे, औरत का कान है कि सांप का। चूल्हे पर पानी खौल रहा था और बिना किसी चूल्हे के पिंकी का माथा। हवा कुछ ज़्यादा हो बढ़ गई थी। चारों ओर से साँ साँ की आवाज़ आती। आदमी तो दूर कुत्ते भी नहीं बोलते थे। उमेश बोले, पूनम रे, माई के दवाई दे। कंबल रजाई ठीक से ओढ़ा, बहुत ठंड है आज। पूनम ने वहीं से सब जवाब दिया। हाँ चाचा, उड़ा दिए हैं। उमेश को तसल्ली हो गई, मानो पेट भर गया हो। लेकिन उमेश क्या करें। कभी गाय जैसी पूनम का चेहरा याद आता तो कभी उधारी यादों का कसाई जैसा मुंह। समझ में नहीं आता कि माँ की दवाई लाएं या भौजाई की। बड़ी भतीजी को दहेज की बाकी रकम देकर विदा करें या पिंकी को पढ़ाकर उसकी शादी करें। सोनुआ को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं या फिर दिन रात मैना के मुँह से निकलता तीर सहें। यह समझना मुश्किल है कि उमेश की आंखों से नींद गायब हुए एक ज़माना हो गया। रजाई से मुंह तोपने के सिवाय चारा ही क्या है। रेडियो बंद हो गया। इधर पिंकी पानी गर्म करके चाची को दे आई। चाची का माथा खौल गया। एकदम खौला दी रे, मन तो कर रहा है कि यही पनिया ऊपर आप फेंक दें। पिंकी चुपचाप लौट आई। नीम पर बैठी टिटहरी बोल उठी, समूचा घर गांव सो गया। हवा सनसन करने लगी। चूल्हे के पास वाली खटिया रे पर पिंकी ने लालटेन की लौ बढ़ा दी। एक झटके में गालियों की तीरों से रक्तिम हुए उसके सुकोमल मुखमंडल को पीली रोशनी ने घेर लिया। बिखरे बाल मुख पर आ गए। पिंकी ने स्कूल बैग खोल लिया। लालटेन की लौ के हिलने की गति तेज हो गई। सामने काव्य संकलन के पन्ने उभर आए। आज ले देकर यही तो उसके पास एक किताब है। उसे याद आया 11वीं में जब उसने चाचा से किताब खरीदने के पैसे मांगे थे, तब कैसे चाची ने चाचा से झगड़ा करके खाना छोड़ दिया था। 3 दिन चाचा चाची में लड़ाई चलती ही रही। तब कैसे तो कहा था चाची ने, किताब की का ज़रूरत है रे रंडी, सब नकल करके पास हो रहे हैं तो तुमको किताब चाहिए। एक जनी पढ़कर कलेक्टर बन गई। अब ना, आज पिंकी ने तय कर लिया, भले फेल हो जाएगी लेकिन अब कापी किताब कलम के लिए पैसे नहीं मांगेगी। लेकिन पिंकी पढ़ते समय इन सब बातों को भूल जाना चाहती है। रोज़ रोज़ मिलने वाले इन तिक्त और कटु अनुभवों को खुद से दूर कर देना चाहती है कि उसके पास ढेर सारी किताबें हों, परियों के किस्से, राजकुमारियों की कहानियाँ, दादी के नुस्खे और नानी की गीत।
लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, एक काव्य संकलन के सिवा कुछ तो नहीं है उसके पास। अचानक उस मनोज वो भौजी का प्यारा चेहरा याद आ गया। कितनी भला मानुस तो है न भौजी। उसके उसके चलते काव्य संकलन भी देखने को मिल गया, वरना इंटर की किताबें किस रंग की होती हैं जीवन भर पता नहीं चल पाता। लेकिन कोई क्या करे, इस चाँदपुर का चलन ही ऐसा है। किसी लड़की को न स्कूल जाने की चिंता है, न ही उसके उनके माँ बाप को कॉपी किताब की। सब जानते हैं कि आखिर इंटर बाद ब्याह ही तो करना है। सब नकल मार के फर्स्ट डिवीज़न पास हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कॉपी किताब की। लेकिन पिंकी के हाथों में जैसे ही काव्य संकलन आता है, कविता की लयात्मक उसके बेताल हो चुके जीवन को संगीत से भर देते हैं। उसकी सखी सविता रोज़ ताना मारती है, ए पिंकी, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा रे। आजकल अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज़माना है, कविता कहानी पढ़कर क्या होगा। लेकिन पिंकी हंस देती है। तो उसे तो ढोलक बजाने, गीत गाने, मेहंदी सिलाई करने के बाद पिंकी को कोई शौक है तो कविताएं पढ़ने का। घर के काम से बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। झपकी आ जाती है, लेकिन उसे जैसे तैसे आंख धोकर रात को जब भी बैठती है, महादेवी वर्मा की जीवनी पढ़कर गुनगुना उठती है, जाग तुझको दूर जाना। ये एक लाइन ही तो आज तक उसे समझ में आई है। बाकी का अर्थ क्या होगा उसे पता नहीं, लेकिन न जाने क्यों इसे पढ़कर उसका मन तरंगित हो उठता है। दूर जाने की कल्पना सावन के बादल की तरह मन में उमड़ने लगती है। कल ही तो उसने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा ने स्त्रियों की शिक्षा, आर्थिक निर्भरता के लिए खूब काम किया और चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। देखो तो जरा, उसका नाम सुकुमारी चंदा, गांव का नाम चांदपुर और महादेवी जी की पत्रिका का नाम चांद। ये तो गजब हो गया ना। सड़क की धूल खाए पौधे पर जैसे सुबह की ओस चमकती, वैसे ही पिंकी के चेहरे पर कौतुक से भरी मुस्कान तैर गई। एक क्षण में सारे गम मंद पड़ने लगे। सनसनाती हवा ने किताब के पन्ने पलट दिए। काव्य संकलन में रखी गई एक चिट्ठी सामने आ गई कि जिसको खोलने की हिम्मत पिंकी दिवाली के बाद आज तक नहीं कर पाई है। वो सोचती है कि आखिर कैसे खोल ले, कैसे समझाए उस पगले को कि रे लड़के, मधुर स्वप्न के आकर्षण में पगा तुम्हारा प्रेम मेरी मानसिक संत्रास की आंधी में रिमझिम फुहार सा बरसता तो है, लेकिन कैसे। जमाने की आग न जाने किस जमाने से जल रही है। कोई जान गया तो उस आग से निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। आखिर चाचा किसको मुंह दिखाएंगे, दादी और माँ जानेगी तो क्या बीतेगी। और चाची, बाप रे, जब कुछ नहीं किया तब तो दिन रात छिनान हरजाई रंडी तो कहेंगी ही। जान गई तो ये सोचकर पिंकी के रोम रोम कांप उठते हैं। लेकिन मन तो अजीब पागल है ना, तर्कों से कहाँ मानता है। तभी तो सोने से पहले उस पत्र को एक बार छू लेती है, ताकती है मोती जैसे अक्षरों को, देखती है कि पन्ने को मोड़कर किसी ने कितना खूबसूरत दिल बनाया है, कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी चंदा, मेरी प्यारी पिंकी। मंटू का गोल सा मासूम चेहरा सामने आ जाता है। मन प्रेम की अगली पुकार सुनने को मचलने लगता। मर्यादा और डर की किसी कसी हुई डोर टूटने का बेताब हो जाती है। नाजुक उंगलियां उन मोती जैसे अक्षरों को सहलाना शुरू कर देती हैं। मेरी प्यारी चंदा, जब से पैदा हुई है तब से किसी ने तो नहीं कहा मेरी प्यारी चंदा। ये सोचकर आंखें नम होने लगती हैं। कितना सुख है इस एक संबोधन में। सुख के सारे तार संपादित हो उठते हैं। मन मचल उठता है कि आगे क्या लिखा होगा लड़के ने। लेकिन नहीं, पिंकी से ये प्रेम वरेम नहीं होगा। रोज़ सोचती है कि इसे पढ़कर फाड़ देगी, लेकिन फिर न जाने क्यों उदास हो जाती है। अचानक उसकी तंद्रा टूटी, जम्हाई आने लगी। हवा के एक झोंके ने लालटेन की लौ को हिला दिया। पिंकी ने झट से फिर चिट्ठी को झोले में रखकर छिपा दिया। तुरंत पेन से रफ के पन्ने पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगी और देखते ही देखते मेहंदी का एक सुंदर डिजाइन उभर आया। वाह! एक दिन तो उसने पन्ने पर सिलाई मशीन बनाया था और रोज फूल पत्ती बनाकर खुश होने वाली पिंकी सिलाई मशीन देखकर उदास हो गई थी। सोचने लगी, काश फटी किस्मत सीने की एक मशीन बन जाती तो वो झट से खरीद लेती ना। मन इस कल्पना से शांत हो उठा। थोड़ी देर में नींद से आंखें कुम्हलाने लगीं। झपकी आती और पिंकी संभल जाती। मेहंदी की डिजाइन कागज पर उभर आई और दिल में वो संवेदन भी। मेरी प्यारी चंदा, पिंकी के मन में कहा, धत पगले, दूर हटो आंखों से। हवा का झोंका फिर आया। पिंकी ने रजाई गोल कर ली। काव्य संकलन के पन्ने हिलने लगे। रात काफ़ी हो गई थी। पूरन के पास जैसे उसकी चमकती आंखों ने एक बार फिर पढ़ा, बांध लेंगे क्या तुझे यह रोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना,
जाग तुझको दूर जाना। पिंकी एक झटके से जाग गई और आंखें मलते हुए पढ़ने बैठ गई।